मैं पैरानॉर्मल पे विश्वास नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन ये तब तक के लिए ही था जब तक ये मेरे साथ शुरू नहीं हुआ। अब सब कुछ बदल गया है। मेरे जैसा नास्तिक इंसान अब हर चीज़ पे सवाल करने लगा था। मैं आपको बता दूं कि मैं सोया नहीं हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने अपना घर भी नहीं छोड़ा। फिर भी मुझे डर है कि वह मुझे किसी न किसी तरह से पकड़ लेगी। आइए शुरुआत में चलते हैं। 3 दिन पहले मैं एक दोस्त की पार्टी से बाहर निकला और वॉक करते हुए अपने कार की तरफ जा रहा था। बाहर अंधेरा हो चुका था। तभी मेरी नज़र किसी चीज़ पे पड़ी। मेरी दाईं ओर लगभग 50 से 70 मीटर की दूरी में एक पुराने विक्टोरिया मकान की तीसरी मंजिल पर रोशनी चल रही थी। उसकी खिड़की पे मैंने एक आकृति को देखा, एक उल्टी लटकी हुई औरत की आकृति। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर किसी तरह छत से बंधे थे और वो हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसके हाथ किसी सामान्य इंसान की तरह ही उल्टे थे, जैसे उस पर ग्रेविटी का कोई असर ही ना हो। लेकिन उसके बाल उसके सर से नीचे लटक रहे थे, जो अंततः छोटे पतले धागों में समाप्त हो रहे थे। मैं उसकी कोई डिटेल नहीं देख पा रहा था, सिर्फ एक परछाई। उसे देखते हुए मैं अपनी कार तक पहुंच चुका था। मैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे सीधे अपनी कार के अंदर चला गया। फिर मैंने मुड़ के एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। मैंने कुछ लटकते हुए पर्दे और खिड़की में एक लैंप को देखा। क्या मुझे भ्रम हुआ था? मैंने अपना सर हिलाया और घर की ओर गाड़ी चलाता रहा। मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले भी इस तरह के कई डरावने पेरेडोलिया जंप महसूस हुए हैं। पेरेडोलिया जंप कहें तो पेरेडोलिया हमारे दिमाग से रैंडमली चेहरे और ऑब्जेक्ट्स यानी आकृति बनाने की प्रवृत्ति है। जैसे हम बादलों में किसी जानवर को देखते हैं या लकड़ी की गांठों में चेहरे देखने लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मुझ में पेरेडोलिया की भावना बहुत ज़्यादा सक्रिय है। उदाहरण के लिए सालों पहले जब मैं पहली बार हाई स्कूल गया था, उस समय मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, तो मुझे शैडो पीपल दिखना शुरू हो गए थे। मुझे यह समझने में काफ़ी समय लगा कि शैडो पीपल मेरी आंखों में गिर रहे बाल थे, जिसे मेरे दिमाग ने एक शैतान या आत्मा के रूप में समझ लिया था। इसलिए मैंने यह उल्टी औरत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, जब तक कि मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। एक दिन मैं काम पर जाने के लिए मेट्रो में था। खिड़की के बाहर रोशनी में मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि दूसरी मेट्रो जो उल्टी दिशा से हमारे पास से गुजर रही थी। मैंने ऊपर देखा, वह वहाँ थी, गुजरती मेट्रो कार में उल्टी लटकी हुई औरत की छवि, खिड़की से सटी हुई, ट्रेन की गति से धुंधली। मैंने उसे एक क्षण के लिए देखा और फिर वह चली गई, जबकि ट्रेन हमारे पास से गुजर गई। यह क्या बकवास है। मैंने शायद यही देखा होगा, जैसे एक सीट पर काली जैकेट लिपटी हुई थी या कुछ और। यह पक्का मेरा भ्रम ही होना चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अपने यात्रा के बाकी का समय खिड़की के बाहर देखता रहा, लेकिन बाकी सभी गुजरने वाली चीज़ें ठीक थी, यात्रियों से भरी हुई, जो सबके सब अपने फ़ोन पे नज़र गड़ाए हुए थे। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो मुझे अपने पैर में जान महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि अब मैं गिर जाऊंगा। ये डर के भावना की वजह से था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला और घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर मैंने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। HBO पर कुछ एपिसोड्स देखे और चिप्स का एक पूरा पैकेट खा लिया। फिर मैं सोने चला गया। सुबह अचानक 3 बजे मेरी नींद खुली। मैं ठंडे पसीने की परत से लिपटा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कोई सपना याद नहीं आ रहा था। आमतौर पर जब मैं ऐसे जागता था तो मेरे सिर में किसी बुरे सपने की याद होती थी। इस बार कुछ भी नहीं था। मैं पलट गया, कंबल को अपनी ठोड़ी तक खींचा और आंखें बंद कर ली। इंतजार। मेरे कमरे के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी नाइट स्टैंड, मेरी किताबों की अलमारियाँ, धीरे धीरे मुझे सब दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने के लिए एडजस्ट हो गई थी। सब कुछ ठीक था, सब कुछ वहीं था जहाँ होना चाहिए था, लाइट को छोड़ के। यहाँ बहुत अंधेरा था। मैं अपनी खिड़की की ओर पलटा और महसूस किया कि खिड़की के ठीक नीचे के स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी पर्दों के बीच से नहीं आ रही है। मैं धीरे से बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। मैंने यूं ही पर्दे खींचे।
मेरे घुटने अचानक कांपने लगे क्योंकि वह छत से लटकी हुई थी। उसके पैर छत के छज्जे में चिपके हुए थे, ठीक मेरी खिड़की के सामने। उसकी बाहें कंधे से ढीली लटकी हुई थी। उसके बाल सीधे नीचे लटक रहे थे, हवा में हल्के से लहरा रहे थे। दरअसल उसका पूरा शरीर हवा में लहरा रहा था। मैंने झट से पर्दों को पकड़ा और उसे बंद कर दिया। मैं रोशनी की ओर भागा। फिर मैं चुपके से खिड़की के पास गया और पर्दों के बीच एक छोटी सी दरार से झांका। नहीं, वह जा चुकी थी। मैंने स्ट्रीट लैम्प देखा। रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। मेरे जीवन में कुछ अजीब पल आए थे, सपने देखने और जागने के बीच के समय में। ऐसे समय में नींद में अक्सर हम कुछ ऐसा देख या महसूस कर लेते हैं। कौन कह सकता है कि मैंने अपनी खिड़की के बाहर एक उल्टी औरत की कल्पना की थी। अगली सुबह मैं काम पे जाने के लिए उठा। रास्ते में मैंने मेट्रो की गाड़ियों की तरफ भी नहीं देखा। मैंने लगभग 3 कॉफ़ियाँ पी थी। मेरे कलीग टीना ने मुझे कहा कि मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। काम ख़त्म करके जब मैं घर पहुँचा तो मैंने ऑनलाइन खोजना शुरू किया कि मैंने क्या देखा है। मैंने इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने सभी अर्बन लीजेंड्स के बारे में पता किया, पर यह कमबख्त औरत है क्या। एक लंबे सर्च के बाद आखिरकार मुझे वो मिला। एक वेबसाइट की कम्युनिटी पोस्ट में किसी ने दावा किया कि उसके मित्र ने उल्टी लटकी हुई औरत को देखा है और 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसने चेतावनी दी कि खिड़की से दूर रहें, वह केवल खिड़कियों में आ सकती है। उसने यह भी बताया कि उसके दोस्त ने पहले तो महिला को 2 शीशे की परतों से देखा, जैसे कार की खिड़की या घर की खिड़की, और फिर बाद में केवल एक खिड़की से, जैसे कि वह करीब आ रही थी। किसी मेरे जैसे एथिस्ट आदमी ने उसके कमेंट के जवाब में एक फ़नी क्वेश्चन किया था, जैसे कि क्या प्लास्टिक या कोई पारदर्शी ऑब्जेक्ट से भी उसे देखा जा सकता है। उसने उत्तर दिया, व्यक्ति के सामने कांच का कोई टुकड़ा या कांच जैसा कोई सामान होना चाहिए। उसने कांच के शब्द पे ज़्यादा जोर दिया था। खिड़कियों से बचने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास, सिवाय इसके कि मैं बेसमेंट में रहूं। इसलिए मैंने अपनी आंखें आधी बंद करके खाना पीना और कपड़े नीचे रख दिए। मैंने अपने बॉस को बताया कि मैं बीमार हूं। मुझे बहुत समय लगा, लेकिन फिर मैं सहज हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या उस उल्टी औरत का इंतज़ार करना संभव है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे उसके अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, और ये पता चलने वाला था। मैंने अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए कुछ पढ़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी किताबें उठाई और बिना कुछ सोचे समझे पढ़ने का चश्मा भी उठा लिया। यह मेरी गलती थी। जैसे ही मैंने उसे पहना, मैं चिल्ला पड़ा। वह मेरे बेसमेंट की छत से लटकी हुई थी, कोने में लटकी हुई, अंधेरे का एक खालीपन। बाल लगभग उसके फर्श तक आ रहे थे, और फिर इस बार उसने हरकत की। एक झटके से वह छत से अलग हो गई और मेरी ओर बढ़ी। मैंने जल्दी से चेहरे से चश्मा उतार दिया, लेकिन मैंने देर कर दी थी। मुझे अचानक दर्द का एहसास हुआ। मैंने नीचे देखा। मेरे बाह पर 4 खरोंचों के निशान थे, जिससे खून टपक रहा था। इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। आज तीसरा दिन है। मैंने सभी कांच और खिड़कियों से दूरी बना रखी है। मैं अपने तय खाने में बैठा हूँ और इंटरनेट पर मौजूद हर इंसान से मदद मांग रहा हूँ। उस पोस्ट के अनुसार उसके दोस्त को चौथे दिन मार दिया गया था। मुझे नहीं पता कि 4 दिन बाद क्या होगा, पर मैंने खुद को उससे बचाने के लिए हर वो चीज़ की जो मैं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसा छिपा रहूँगा। शायद तब तक जब तक वह किसी दूसरे शिकार की तरफ न चला जाए, या फिर वह मुझे मार न दे, चाहे कांच हो या ना हो। मुझे मेरा हमशक्ल मिल गया, और तब से मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। इसकी शुरुआत एक तस्वीर से हुई। मेरी दोस्त सारा ने एक शाम मुझे एक मैसेज में पूछा कि क्या मेरा कोई जुड़वा भाई है। मैंने इस बात पर हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। फिर उसने मुझे एक तस्वीर भेजी जो उसने पास के ही कॉफ़ी शॉप से ली थी। उस तस्वीर को देखते ही मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। उस फोटो में एक इंसान था, बिल्कुल मेरे जैसा। सेम हेयर कट, सेम कद काठी,
यहाँ तक कि कपड़े भी उसने वही पहन रखे थे, मेरे पसंद के। वह टेबल पर बैठा किताब पढ़ रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी तस्वीर खींची जा रही है। मेरे पीठ में एक ठंडक दौड़ गई। डोपेलगैंगर, यानी कि कार्बन कॉपी, हमशक्ल। यह एक डरावना संयोग था। मैंने सारा को बताया कि यह सिर्फ एक हमशक्ल है, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने अंदर की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाया। कुछ दिनों के बाद मेरी गर्लफ्रेंड लिली ने मुझे शहर के एक बार में देखा, जबकि मैं महीनों से उस बार में नहीं गया था। उसने जोर देते हुए कहा कि वह मैं ही था। हालांकि उसने उस जैकेट के बारे में बताया जो मैंने उस दिन ऑफिस में पहना था। वह जैकेट इस वक्त मेरी अलमारी में मेरी आंखों के सामने टंगी हुई थी। मैं इस बात पे हंस दिया, लेकिन अब मैं खुद को पागल महसूस करने लगा था। मुझे लगा ये यहीं तक रुक जाएगा, पर यह तो अभी शुरुआत थी। हालात और भी ख़राब होने वाले थे। मुझे मेरे दोस्त और कलीग से मैसेजेस आने लगे। सभी कह रहे थे कि उन्होंने मुझे अलग अलग जगहों पे देखा है जहाँ पर मैं कभी गया ही नहीं। शॉपिंग मॉल, पार्क और यहाँ तक कि उस ऑफिस में भी जहाँ पर मैं कभी गया ही नहीं। हर बार सारी कहानियाँ एक जैसी होती थी। मैं मिलनसार, बातूनी और एक पूरी तरीके से खुद जैसा था, सिवाय इसके कि वो मैं नहीं था। एक शाम मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया, मेरा हमशक्ल। मैं उन जगहों पर जाने लगा जहां उसे देखा गया था, ताकि उसकी एक झलक पा सकूं। उसे ढूंढते हुए दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने दिमाग पे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। शायद यह सिर्फ एक अजीब संयोग की श्रृंखला थी। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही इसके बारे में सोच रहा था। फिर एक रात मैं ऑफिस से थका हारा घर की ओर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर की लाइटें जल रही थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने निकलने से पहले घर की सारी लाइटें बंद की थी। अब जब मैं घुसा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे डर था कि कोई चोर घुस आया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेरा अपार्टमेंट खाली था। एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। वह चीज़ थी रसोई के काउंटर में पड़ा हुआ एक नोट जिसमें लिखा था, मुझे ढूंढना बंद करो। मैं अब अपने अंदर के गुस्से को महसूस कर पा रहा था। यह कौन है जो मेरी लाइफ के साथ खेल रहा था? मैंने उस नोट को मरोड़ के फेंक दिया। यह बात तय थी कि मैं उससे डरने वाला नहीं था। यह कौन था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, मेरे घर भी आया था? यह कौन था जो जानता था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ? अगले दिन काम पर मेरे बॉस ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वह चिंतित दिख रही थी। वह पूछ रही थी कि क्या सब कुछ ठीक है। जाहिर है कि मैं पिछले दिन हुए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया था। मैं वहाँ था ही नहीं, पर उनके अनुसार मैं वहीं था। मैं नोट्स ले रहा था, मैं फाइलें इधर से उधर लेके जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें मेरे और उनके बीच हुई बातें भी याद थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं वहीं था। अब ये बात पागलपन के हद तक चली गई थी। मैंने उसी समय एक हेल्थ ब्रेक लिया और घर की ओर चला गया। उस रात मैंने कुछ अलग किया। उस रात मैंने अपने लिविंग रूम में एक कैमरा लगाया ताकि मैं अपने हमशक्ल को इस कैमरे में कैद कर सकूं। मैं बहुत मुश्किल से सो पाया। मैं हर आवाज़, हर आहट में उछल के बैठ जाता, पर किसी तरह मुझे नींद आई। सुबह मैंने इस फुटेज को चेक किया जिसमें मैंने खुद को आधी रात को अपार्टमेंट में घुसते हुए और इधर उधर देखते हुए देखा। मैं इधर उधर देख रहा था, फिर अचानक मैं सीधा खड़ा हो गया और मेरा चेहरा कैमरे की तरफ था, जैसे कि मेरे हमशक्ल को पता चल गया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर 10 मिनट के बाद वह बगैर किसी आवाज़ के घर से बाहर चला गया। सारे प्रूफ मिल चुके थे। मुझे पता चल चुका था कि अब मेरा हमशक्ल असली है और वो मेरी ज़िंदगी जी रहा था। मैं ये भूलने लगा था कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरे दोस्त मुझसे ऐसी बातचीत के बारे में पूछते जो मुझे याद नहीं है, ऐसी जगहों के बारे में पूछते जहाँ पे मैं गया ही नहीं। मैंने खुद को उनसे अलग थलग करना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि क्या वह असली है या मैं अपनी वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा था। एक शाम बाथरूम के शीशे में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने कुछ देखा। मेरे आईब्रो के ऊपर एक छोटा सा निशान था जो मुझे 12 साल की उम्र में एक बाइक के एक्सीडेंट से मिला था। मुझे एहसास हुआ कि अगर यह धोखेबाज बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है तो उसके पास भी यह निशान होना चाहिए। यह एक छोटी सी बात थी।
लेकिन यह ऐसी चीज़ थी जो केवल वही लोग देख सकते थे जिसने मेरा जीवन जिया हो। मैं उससे भिड़ने का मन बना चुका था। मैं हर एक जगह पर गया जहाँ पर उसे देखा गया था। मैंने चारों ओर पूछताछ की, सारा के द्वारा दी गई सारी तस्वीरें लोगों को दिखाई और अंत में एक इंसान ने उसकी पहचान की। उसने बताया कि मैं पास के कॉफ़ी शॉप में नियमित रूप से आता हूँ, हर हफ्ते लगभग एक ही समय पे। अगले दिन मैं कॉफ़ी शॉप में उसका इंतज़ार कर रहा था। घबराहट में घंटों बीत गए और आखिरकार वो पल आया जब वो वहाँ पहुँच गया था। उसे असलियत में देखना किसी आईने में देखने जैसा था। उसने भी मुझे देखा और एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह मुस्कुराया, एक ठंडी जानी पहचानी मुस्कुराहट। फिर वो बाहर चला गया। मैं अपने सवाल के जवाब पाने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। चलते हुए हम एक शांत पार्क में पहुंचे और आखिरकार वह मेरी ओर मुड़ा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। वह फिर मुस्कुराया। मैं तुम हूँ, वह तुम जो तुम हो सकते थे, वह तुम जिसने जोखिम उठाया, अलग अलग विकल्प चुने और तुम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। मैंने अपना सर हिलाया। इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसने जवाब दिया। बस इतना जान लो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, वह लाइफ जीऊँगा जो तुमने नहीं जिया। इतना कह के वो मुड़ा और चला गया। मैं बस हैरान उसे जाते हुए देख रहा था। यह वो पल था जिसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। लेकिन मुझे पता है कि वह अभी भी है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपने विकल्प चुन रहा है और हमेशा मुझसे एक कदम आगे रह रहा है। अगर आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो बिल्कुल आपके जैसा हो, तो उसे नज़रअंदाज ना करें और ना ही इसे संयोग समझकर टालें, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे डरावनी चीज़ कोई भूत या राक्षस नहीं होता। यह सोचना होता है कि शायद कोई और भी हो सकता है जो ऐसी ज़िंदगी जी रहा हो जिसे आपने नहीं चुना। मेरा नाम डेविड कार्टर है और मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक डरावनी, पागलपन भरी और अंधकार में लगातार उतरने वाली कहानी है। इसकी शुरुआत मेरी एक उंगली के खो जाने से हुई थी। यह सब एक सामान्य सी सुबह शुरू हुआ। मैं यूके के डाउनटाउन में अपने छोटे से अपार्टमेंट में उठा। मैं अपनी नींद से उबरने की कोशिश करते हुए जम्हाई ले रहा था। जैसे ही मेरा हाथ मेरे चेहरे पे गया, मुझे तेज़ दर्द महसूस हुआ। आधी बेहोशी में मैंने नीचे देखा और पाया कि मेरी छोटी उंगली गायब थी, पूरी तरह से गायब, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। मेरी उंगली जिस जगह पे होनी चाहिए थी वहाँ से खून बह रहा था। मैं तुरंत घबरा गया। मैं बिस्तर से उठा। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बाथरूम की ओर भागा। सोचने वाली बात यह थी कि चादरों पर खून नहीं था, ना ही लड़ाई के कोई निशान थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता लगे कि हुआ क्या था। यह कैसे हो सकता था? मैंने शीशे में अपने हाथ को देखा, यह समझने की कोशिश की। यह सिर्फ एक कट नहीं था, पूरी उंगली गायब थी और घाव ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी बहुत ही माहिर इंसान ने काटा है। इसके बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया वो था 911 पे कॉल करना। लेकिन मेरे द्वारा दी गई डिटेल मुझे खुद पागलपन जैसा एहसास करा रही थी। उन्होंने तुरंत एक एम्बुलेंस भेजी और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मेरी हालत देखकर डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने सभी तरह के टेस्ट किए, पर इसका कोई मतलब नहीं था। वे यह पता नहीं लगा पाए कि मेरी उंगली कैसे कटी या किसने ऐसा किया। आखिरकार उन्होंने मुझे पेन किलर के पर्चे और साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर घर भेज दिया गया। उस रात में मुश्किल से सो पाया। मेरा दिमाग डर और उलझन से भरा हुआ था। जब मैं सोने में कामयाब हुआ तो मेरे सपने शैडो और विस्पर्स से भरे हुए थे। अगली सुबह मैं पसीने से लथपथ उठा और मेरे डरावने सपने जागती दुनिया में भी जारी रहे। आज मेरी रिंग फिंगर गायब हो गई थी, वही सफाई से कटा हुआ घाव। मैं डर के बारे चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ मेरे खाली अपार्टमेंट में ही गूंजती रही। अगले कुछ दिनों तक ऐसा हर रात होता रहा। हर सुबह मैं उठता तो पाता कि मेरी एक और उंगली गायब है। मैंने डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। साइकोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया कि यह किसी तरह का एक्सट्रीम सेल्फ हार्म
या नींद में चलने का विकार हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने बेडरूम के चारों ओर कैमरे लगा दिए ताकि जो कुछ भी हो रहा हो उसे रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा। मैं बस एक पल वहाँ होता और फिर अगले पल एक उंगली गायब हो जाती। मुझे यह जानने का जुनून हो गया था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इस दुर्घटना से मेरा काम प्रभावित हो रहा था, मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे थे। मैंने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया, घंटों किसी ऐसे चीज़ को खोजने में बिताया जो मेरी परिस्थिति को समझ सके। गुप्त प्रथाएं, दुर्लभ चिकित्सा, अलौकिक घटनाएं, पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही मेरे बाएं हाथ की उंगलियां ख़त्म हुई, फिर मेरी दाएं हाथ की उंगलियां। मैं गहरे अवसाद में चला गया। दर्द बहुत भयानक था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। मैं अपनी समझदारी पर सवाल उठाने लगा। क्या मैं वाकई अपना दिमाग खो रहा था? एक रात जब मैं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, अपनी बची हुई उंगलियों को पकड़े हुए, मैंने एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। यह मेरे बेडरूम से आ रही थी। अपनी बची हुई हिम्मत को इकट्ठा करते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फुसफुसाहट तेज होती गई। आवाज़ों का कोलाहल, सभी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। जो भी बात कर रहा था वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा था, पर मैंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेकिन अंदर से मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं से देखा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने लाइट जला के सोना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर रात एक और उंगली गायब होती जा रही थी और जल्द ही मेरे पैर की उंगलियां भी गायब होती गई। मेरे हाथ और पैर खिनौने और कटे फटे बन गए थे। मेरे अंदर की निराशा ने मुझे खा लिया था। मैं अपने ही घर में कैदी बन गया। सोने से बहुत डर लगता था, लेकिन जागते रहने से भी बहुत थकावट होती थी। एक रात मैंने तब तक जागने का संकल्प लिया जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि हो क्या रहा है। मैंने कई कप कॉफ़ी पिए, कैफीन की गोलियां निगल ली और कमरे में ही टहलता रहा। मेरी आंखें हर परछाई पर टिकी हुई थी। लगभग 3 बजे मुझे अचानक बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। तभी पूरी कोशिश के बावजूद मैं इससे लड़ नहीं पाया। मेरी पलकें भारी हुई और मैं सोफे पर गिर पड़ा। मैं सबसे भयानक दर्द में जागा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे पैर की उंगलियां गायब हो गई थी। मैं चिल्लाया। मेरा दर्द हर दूसरी इंद्रियों पर हावी हो रहा था। मेरे पैर के चारों ओर खून जमा हो गया था। दर्द इतना तेज था कि मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। उन्होंने खून बहना बंद कर दिया था और मुझे बेहोशी के इंजेक्शन्स भी लगाए थे। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने मुझे निगरानी में रखा, लेकिन लगातार निगरानी के बावजूद एक और पैर की उंगलियां गायब हो गई। तब मुझे एक साइकेट्री फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ मेरा समय दवाइयों, थेरेपी और अंतहीन सवालों के बीच में गुजरा। डॉक्टर ने मुझे आश्वासन करने की कोशिश की कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था हर सुबह भारी बेहोशी और बंद दरवाज़ों के बावजूद एक और उंगली गायब हो जाती थी। वे मुझे हमेशा के लिए वहाँ नहीं रख सकते थे। आखिरकार उनके पास मुझे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मामले को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना गया, कुछ ऐसा जो उनके समझ के परे था। मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। यह सिलसिला जारी रहा। मैं रात में सड़कों पर भटकता था, उम्मीद करता था कि मैं किसी भी बुरी शक्ति से बच जाऊं जो मुझे निशाना बना रही थी। लेकिन मैं जहां भी होता, जाग रहा होता और पाता कि मेरा एक और हिस्सा गायब है। मैंने शीशे में अपने प्रतिबिंब में बदलाव देखना शुरू कर दिया था। पहले तो यह बहुत हल्का था, एक पल के लिए एक धुंधली रूपरेखा, लेकिन जैसे जैसे मेरी हालत खराब होती गई, मेरा प्रतिबिंब और अधिक स्पष्ट होता गया। यह मेरे ठीक पीछे खड़ी एक आकृति थी जो आकारहीन और काली थी। मुझे इतनी तेज नज़रों से देख रही थी कि मेरी आत्मा कांप उठी। अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही विकल्प था। मैंने एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट विलियम ग्रेग के नाम के आदमी की तलाश की, जो शहर के बाहरी इलाके में एक खास्ता हालत घर में रहता था। उसका घर टोटके और बंधनों से घिरा हुआ था। उससे मिलकर जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई तो वह बिना किसी रुकावट सुनता रहा।
और मेरे हर शब्द के साथ उसका चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। ऐसी कई पिशाचिक आत्माएं हैं जो इंसान के दर्द और तकलीफ से ही पलती है। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से बस थोड़ी सी ऊपर थी। वे छाया में रहते हैं, कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं। आप इनमें से किसी भी एक पिशाच के द्वारा चुन लिए जाते हैं। क्यों? मैं ही क्यों? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। एक बार जब यह चुनाव हो जाता है तो इससे बच पाना लगभग असंभव है। यह आपके दर्द और डर को बढ़ाता है। आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मैंने पूछा, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? विलियम ने गहरी सांस ली। एक रस्म है, एक प्राचीन रस्म जो आपके और उस चीज़ के कनेक्शन को तोड़ सकती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। अगर गलती से भी यह गलत हो गया तो वह चीज़ आपको पूरी तरीके से खा जाएगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यह अनुष्ठान ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। विलियम ने प्रक्रिया के बारे में बताया। मंत्रों की एक श्रृंखला, मेरे खून से बनाए गए निशान, मेरे शरीर के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा और मेरे कुछ पर्सनल चीज़ों की भेंट। इसे घटते हुए चंद्रमा की रोशनी में आधी रात को किया जाना था। अनुष्ठान की रात मैंने वह सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली जो विलियम ने मुझे लाने को कहा था। उसने जगह तैयार की। पहले फर्श में उन्होंने ना समझ में आने वाले एक घेरा बनाया। कुछ काली मोमबत्तियाँ जलाई। हवा भारी हो गई थी। वह मोमबत्तियों की छाया हवा के साथ मिलकर दीवारों पर नाच रही थी। विलियम ने एक ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे मैं समझ नहीं पाया। उसकी आवाज़ में शक्ति गूंज रही थी। उन्होंने मुझे उस घेरे के बीच में कदम रखने को कहा। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे बेचैनी की लहर ने घेर लिया। अब कमरा हिंसक रूप से घूमने लगा। मुझे पूरा कमरा घूमता हुआ लग रहा था। हमारी परछाइयाँ गहरी होती गई जो हमें घेरने लगी। अचानक कमरे में एक चुभने वाली ठंड भर गई और तब उस चीज़ ने खुद को प्रकट किया। यह अंधेरे का बस एक ढेर था जो असामान्य रूप से हिल रहा था और छटपटा रहा था। मैं उसकी भूख, मुझे खा जाने की इच्छा को महसूस कर पा रहा था। विलियम ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज़ तेज और ज़्यादा तेज होती जा रही थी। वह जो भी था चीख उठा। ऐसी आवाज़ जो मेरी आत्मा को चीरती हुई निकल गई। दर्द असहनीय था, मानो मेरे शरीर के हर टिश्यूज को चीर दिया गया हो। मोमबत्तियाँ टिमटिमा रही थी और फर्श पर पड़े वो निशान एक भयानक रोशनी में चमक रहे थे। वह चीज़ मेरी ओर बढ़ी और डर के मारे चिल्ला उठा। विलियम ने अनुष्ठान के अंतिम शब्द चिल्लाए और कमरा एक चकाचौंध रोशनी से भर गया। जब मैं होश में आया तो वह पिशाच गायब हो चुका था। कमरे में सन्नाटा था। हवा संघर्ष के बाद की स्थिति से भरी हुई थी। विलियम मेरे पास ही फर्श पे पड़ा था। विलियम मेरे पास फर्श पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। मैंने अपने हाथ और पैर देखे। कुछ भी नहीं बदला था। मेरे हाथ के और पैर की उंगलियां अभी भी गायब थी, लेकिन दर्द कम हो गया था। अचानक विलियम के शरीर में हलचल हुई। वह उठा। उसका चेहरा पीला और उदास था। यह खत्म हो गया है, उसने कमजोरी में कहा। कनेक्शन टूट गया है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए था। नुकसान हो चुका था। मेरे शरीर पर हमेशा के लिए निशान रह गए थे और साइकोलॉजिकल आघात कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता था। मैं अपने शहर से दूर चला गया, एक ऐसी जगह पर फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था जहां मुझे यादें परेशान न करें, लेकिन निशान अभी भी बने हुए थे जो उस बुरे सपने की याद दिलाते थे जो मैंने झेला था। कभी कभी मैं अपनी आंखों के कोने से किसी छाया को देखता हूँ और मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है। डर कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता और रात के अंधेरे में मैं अभी भी फुसफुसाहट सुन पाता हूँ। यह एक डरावनी याद दिलाता है, अगर आप कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जिसका कोई कारण नहीं है तो मेरी चेतावनी पर ध्यान दें। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ के परे हैं, ऐसे पिशाचिक आत्माएं जो हमारे दर्द और डर पर पलती हैं। एक बार चुनाव होने के बाद आप कभी बच नहीं सकते। जीवित रहने की कीमत बहुत अधिक है और निशान शारीरिक और मानसिक दोनों जीवन भर रहेंगे।